नमस्कार दोस्तों। आज का अपना जो टॉपिक है वो है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। बड़ा अच्छा टॉपिक है और एग्जाम की दृष्टि से भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथियों। हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनने की बड़ी संभावनाएं रहती है। तो बिना समय गवाए अपन शुरू करते हैं आज की क्लास। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं बात करते हैं। जो सभ्यताएं हैं, ये जो सभ्यताएं हैं साथियों, ये आप चाहे भारत की सभ्यता देख लो, चाहे राजस्थान की देखो, चाहे विश्व की सभ्यताएं देख लो, जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई है वो नदी घाटियों के किनारे विकसित हुई है। इसीलिए नदी घाटियों को सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। शुरुआत करते हैं अपन कि सभ्यता क्या होती है, सभ्यता का अर्थ क्या होता है। सभ्यता का अर्थ क्या होता है? सभ्यता का अर्थ होता है समाज की उन्नत एवं विकसित अवस्था। क्या होता है? समाज की उन्नत एवं विकसित अवस्था। जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई है वो सब की सब सभ्यताएं नदी घाटी सभ्यताओं के किनारे विकसित हुई है। इसलिए नदी घाटियों को सभ्यताओं का क्या कहा जाता है? पालना। नदी घाटियों को क्या कहा जाता है? सभ्यताओं का पालना। सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। राजस्थान में सभ्यताओं के बारे में सर्वप्रथम जानकारी देने वाले विद्वान कौन थे? सर्वप्रथम जानकारी देने वाले विद्वान कौन थे? राजस्थान में सभ्यताओं की सर्वप्रथम जानकारी देने वाले यदि कोई विद्वान थे तो वो थे आरएल स्टाइन। तो राजस्थान में सभ्यताओं के बारे में जानकारी देने वाले विद्वान कौन थे? ऑरेल स्टाइन। कुछ बेसिक टॉपिक के साथ अपन पढ़ेंगे साथियों। पहले पढ़ते हैं, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता, तो आपको बताना है मेसोपोटामिया की सभ्यता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ स्थित है? वर्तमान में इराक में स्थित है। ये दो नदियों के किनारे विकसित हुई थी, दजला और फ्रात नदियों के किनारे। आगे बात करें, भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो बतानी है सिंधु घाटी सभ्यता है। कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता है। इसी सिंधु घाटी सभ्यता का एक नाम और मिलता है, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, इसलिए कंफ्यूज ना हो, सिंधु घाटी बोलो चाहे हड़प्पा बोलो, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई थी और सिंधु नदी के किनारे जो सबसे पहले स्थल खोजा गया था वो कौन सा था? हड़प्पा था। इसलिए इसका नाम क्या मिलता है? हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता। राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता पूछी जाए तो आपको बताना है कालीबंगा सभ्यता है। कौन सी है? कालीबंगा सभ्यता है। कालीबंगा सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है। दुनिया में पहली बार लेखन कला का विकास भी यहीं से हुआ था। लिखने की जो जानकारी मिलती है तो पहली बार इसी सभ्यता से मिलती है। दुनिया में पहली बार जो नगरीय सभ्यताओं का अपन पढ़ते हैं कि नगरीय सभ्यताओं का विकास सबसे पहले कहाँ हुआ, तो वो भी यहीं हुआ था।
नगरीयकरण का पहली बार विकास मेसोपोटामिया में ही हुआ था। आगे अपन मुख्य रूप से पहले पढ़ते हैं साथियों कालीबंगा सभ्यता के बारे में। कालीबंगा सभ्यता बड़ा ही अच्छा टॉपिक है कालीबंगा सभ्यता का। लगभग एग्जाम में यहां से प्रश्न बनने की बड़ी संभावनाएं रहती है, तो आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ ले तो बड़ा ठीक रहेगा कि निकट भविष्य की जो भी एग्जाम्स हैं उनमें अपने प्रश्न यहाँ से कोई गलत नहीं होने चाहिए। ध्यान रहे आप सभी को कि कालीबंगा सभ्यता कहाँ है। वर्तमान में यह है हनुमानगढ़ जिले में, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है ये सभ्यता। जब इस सभ्यता की खोज हुई थी, जब इस सभ्यता का उत्खनन हुआ था, उस समय ये सभ्यता गंगानगर जिले में थी। बाद में गंगानगर जिला है, गंगानगर या फिर इसको आप श्रीनगर श्री गंगानगर भी बोलते हैं। श्री गंगानगर जिले से हनुमानगढ़ अलग जिला बन गया 12 जुलाई 1994 के दिन। ये राजस्थान का कौन सा जिला था? ये 31वां जिला था। बाद में 19 जुलाई 1993 करौली 32वां बना, फिर प्रतापगढ़ बन गया था 26 जनवरी 2008 को। अब तो वर्तमान में जो जिलों की संख्या है वो 41 जिले हैं। कालीबंगा सभ्यता वर्तमान में कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ध्यान रहे ये सभ्यता कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई थी? नदी घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई थी। कौन सी नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। क्या घग्गर नदी के और भी उपनाम मिलते हैं? बिल्कुल मिलते हैं। क्या क्या मिलते हैं? इसको प्राचीन सरस्वती नदी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरस्वती नदी। इसे मृत नदी भी बोलते हैं, डेथ रिवर, इसे नट नदी भी बोलते हैं, इसे चौतांग नदी भी बोलते हैं। और ये आपने ज्योग्राफी में पढ़ा ही होगा कि जब घग्गर नदी में जब बाढ़ आती है तो इस घग्गर नदी का पानी कहाँ तक चला जाता है? पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक चला जाता है। पाकिस्तान में घग्गर नदी के अफवाह क्षेत्र को क्या कहा जाता है? हकरा या हाकरा। ये थोड़ा ध्यान रखिए, एग्जाम में ये आ चुका है। राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पार करके इसका पानी कहाँ तक चला जाता है? पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक चला जाता है। तो घग्गर नदी के प्राचीन नाम सरस्वती नदी, मृत नदी, नट नदी और चौतांग नदियों के नाम से भी किससे जाना जाता है? घग्गर नदी को जाना जाता है। हनुमानगढ़ का प्रसिद्ध जो किला है बठनेर दुर्ग, वो भी कौन सी नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी के किनारे ही स्थित है। आगे बात करते हैं साथियों, कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी? जानकारी तो आपको बताना है, इटली के एक व्यक्ति थे एलपी टेसिटेरी या टेसिटोरी भी बोलते हैं इसको। एलपी टेसिटोरी के द्वारा पहली बार कालीबंगा सभ्यता की क्या दी गई? जानकारी दी गई। ये एलपी टेसिटोरी वही है जो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के काल में ये इटली से चल करके यहाँ आए थे, चारण साहित्य का शोध करने के लिए आए थे। इनकी छतरी कहाँ बनी हुई है? इनकी छतरी बनी हुई है बीकानेर में। ध्यान रखें, कहाँ बनी हुई है? बीकानेर में। इन्होंने ही पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल भाषा का हेरोस कहा था। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। एलपी टेसिटोरी ने डिंगल भाषा का हेरोस किसे कहा था? पृथ्वीराज राठौड़ को कहा था। ध्यान रहे कालीबंगा जो शब्द है, कालीबंगा शब्द सिंधी भाषा का शब्द है। ये कौन सी भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है। दो शब्दों से मिलकर बना है ये, काली और बंगा। काली का मतलब होगा काला रंग, काला रंग, और बंगा का अर्थ होगा चूड़ियां, चूड़ियां। यहां खुदाई में अधिकांशतः काले रंग की चूड़ियां मिली है, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? कालीबंगा रख दिया गया। प्रश्न पूछा जाए कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, तो आपको बताना है काले रंग की चूड़ियां। काले रंग की चूड़ियां। खुदाई में अधिकांशतः यहाँ काले रंग की क्या मिली है? चूड़ियां मिली है। कालीबंगा कहाँ स्थित है?
हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। हनुमानगढ़ कौन से जिले से अलग होकर के बना था? गंगानगर जिले से अलग होकर बना। कब बना? 12 जुलाई 1994 को बना। राजस्थान का कौन सा जिला था ये? 31वां जिला था। कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है। घग्गर नदी के अन्य जो नाम है सरस्वती नदी, मृत नदी, डेथ रिवर जिसे बोल सकते हो आप, नट नदी, चौतांग नदी भी बोलते हैं। घग्गर नदी का जो अफवाह क्षेत्र पाकिस्तान में क्या कहलाता है? हकरा या हाकरा कहलाता है। कालीबंगा सभ्यता की पहली बार जानकारी एलपी टेसीटोरी ने दी थी। एलपी टेसीटोरी की छतरी कहाँ बनी हुई है? बीकानेर में बनी हुई है। कालीबंगा शब्द किस भाषा का शब्द है? ये सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। आगे बात करते हैं, कालीबंगा जो सभ्यता है इसकी खोज किसने की थी? कालीबंगा सभ्यता की खोज, कालीबंगा सभ्यता की खोज अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। बहुत सी किताबों में आपको एक घोष भी मिल जाएगा, वो एक ही बात है, आप अमलानंद घोष बोलो चाहे एक घोष बोलो। 1952 ईस्वी में इन्होंने कालीबंगा सभ्यता की क्या की? खोज की। केवल खोज की, अभी इसका उत्खनन नहीं हुआ, खुदाई नहीं हुई। कालीबंगा सभ्यता की पहली बार जो खुदाई हुई, खुदाई या फिर आप कह सकते हो उत्खनन, कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कब हुआ? 1961 से 1962 के बीच में इसका क्या होता है? उत्खनन। उत्खनन करने वाले 3 व्यक्ति से जुड़े हुए हैं। ब्रजबासी लाल, बालकृष्ण थापर, एक व्यक्ति और थे एमडी खर्रे। एमडी खर्रे, इन तीनों व्यक्तियों ने मिलकर के कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन करवाया। कब? 1961 से 62 के बीच में। इसको बोलते हैं बीबी लाल भी बोल देते हैं, ध्यान रखें, बीबी लाल। इसको बोलते हैं बीके थापर, बीके थापर। इनके साथ एक व्यक्ति और थे एमडी खर्रे। इन्होंने कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किया इन्होंने। ध्यान रहे, उत्खनन के बाद में पता चला कि यहाँ के जो मकान है वो बिल्कुल कच्ची ईंटों से निर्मित थे। मकानों की जो छतें थी वो लकड़ी की बल्लियों से बनी हुई थी। इसलिए ऐसा माना जाता है कि ये जैसे गरीब लोग जैसे रहते हैं ना, वैसे यहाँ के मकान वगैरह ये मिले हैं, यानी कि जो कच्ची ईंटों से निर्मित थे। मकान की जो छतें थी वो लकड़ी की बल्लियों से निर्मित थी। इस वजह से कालीबंगा सभ्यता को राजस्थान की दीनहीन बस्ती या राजस्थान की गरीब सभ्यता कहा जाता है या निर्धन सभ्यता कहा जाता है। इसे यानी कालीबंगा को, इसे राजस्थान की दीनहीन या फिर क्या कहते हैं निर्धन सभ्यता कहा जाता है। निर्धन सभ्यता कहा जाता है। यहाँ के लोगों को कांसे का नॉलेज था, तो इस सभ्यता को कह सकते हो आप कांस्य युगीन सभ्यता थी। ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। इस सभ्यता के लोग कौन सी धातु से परिचित थे? कांसे से परिचित थे। ध्यान रहे, मनुष्य के द्वारा जो सबसे पहले धातु खोजी गई थी उसका नाम था तांबा, कॉपर। तांबा धातु को मनुष्य ने सबसे पहले खोजा था और लोहा धातु को मनुष्य ने सबसे बाद में खोजा था। सबसे बाद में किसको खोजा? लोहा को। सबसे पहले तांबा को। तांबा में जैसे ही टिन मिला दोगे तो वो एक नई धातु बन जाएगी जिसे आप बोल सकते हो कांसा। तांबा में जैसे आप रांगा मिला दोगे तो वो एक नई धातु बन जाएगी पीतल। क्या बन जाएगी? पीतल। ध्यान रहे, कालीबंगा जो सभ्यता है वो कौन सी सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी, यानी ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन सभ्यता थी। ध्यान रहे, ये जो सभ्यता है ये आद्य ऐतिहासिक युग की सभ्यता थी। कौन से युग की सभ्यता थी? आद्य ऐतिहासिक युग की सभ्यता थी। आद्य ऐतिहासिक कालीन सभ्यता थी ये। कौन सी सभ्यता? कालीबंगा सभ्यता। इतिहास में प्राचीन इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। आप इसको थोड़ा यहाँ समझने की कोशिश करें। प्रारंभिक इतिहास को बोला जाता है
प्राग ऐतिहासिक। इसके बाद के काल को बोला जाता है आध ऐतिहासिक। और सबसे लास्ट वाले काल को बोला जाता है ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक काल वो था जिसमें मनुष्य के पास कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं थी, ना वो लिखना जानता था, ना वो समूह में रहना जानता था, ना वो समाज में रहना जानता था, केवल जंगलों में रहता था। मनुष्य का जीवन बर्बर था, एक तरीके से कंदमूल खाना ये उनका काम था। तो यहाँ ना तो क्या थी लिखित सामग्री। अब आपको पता है जब लिखित सामग्री है ही नहीं तो फिर उसको पढ़ेंगे क्या। आगे चल करके जब आद ऐतिहासिक काल आया तो यहाँ अपने को खुदाई में लिखित सामग्री तो मिल गई, लिखित सामग्री तो मिली, लेकिन उसको अपन पढ़ नहीं पाए अभी तक। क्या नहीं कर पाए, पढ़ नहीं पाए। ऐतिहासिक काल वो है जिसमें लिखित सामग्री मिली भी, और लिखित सामग्री मिली और उसे आसानी से पढ़ भी लिया गया। तो ध्यान रखें कालीबंगा सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की है, यानी यहां से लिखित सामग्री मिली है लेकिन उसे अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। तो ऐसे काल को क्या बोला जाता है, आदि ऐतिहासिक काल बोला जाता है। कालीबंगा सभ्यता ये नगरीय सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी यहाँ से। कालीबंगा सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, क्या थी, नगरीय सभ्यता थी। कालीबंगा सभ्यता में जो समाज था मात्र सत्तात्मक, मात्र सत्तात्मक। समाज कैसे थे, मात्र सत्तात्मक थे। कालीबंगा सभ्यता में परिवार कैसे थे, परिवार थे एकल। क्या थे, एकल परिवार। ध्यान रहे ये सभ्यता कैसी थी, एक नगरीय सभ्यता थी। समाज कैसा था, मात्र सत्तात्मक था। परिवार कैसे थे, एकल परिवार थे। कहाँ, कालीबंगा। नगरीय सभ्यता थी और सिंधु घाटी सभ्यता के 6 बड़े नगरों में कालीबंगा सभ्यता का नाम भी प्रमुख रूप से लिया जाता है। इसी वजह से आगे चल करके एक विद्वान आए और उन्होंने ये कहा कि कालीबंगा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की क्या है, तीसरी राजधानी है। इसको आप बिल्कुल स्टार लगा के नोट कर लेना, क्योंकि ये प्रश्न आरपीएससी 2013 में ग्रेड फर्स्ट के अंदर ये प्रश्न पूछा जा चुका है। जीके के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था। क्या प्रश्न पूछा गया था कि किस विद्वान ने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी बताई थी, यानी थर्ड कैपिटल ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी बताई है, तीसरी राजधानी बताई है। अच्छा, फिर सिंधु सभ्यता की पहली राजधानी कौन सी थी, सिंधु सभ्यता की प्रथम राजधानी पूछी जाए तो बताना है हड़प्पा। दूसरी राजधानी कौन सी थी, मोहन जोदड़ो। दोनों प्रांत वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान में चले गए हैं विभाजन के बाद में। ये सिंधु सभ्यता की 2 राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तीसरी राजधानी किसको बताई गई है, कालीबंगा को। किसने बताई है, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने बताई है। इस पर आप स्टार जरूर लगा लें, ये प्रश्न पूछा जा चुका है एग्जाम में। कालीबंगा जो सभ्यता है इसकी तुलना पाकिस्तान की एक सभ्यता है कोटदीजी सभ्यता, उससे इसकी तुलना की जाती है। कालीबंगा सभ्यता की तुलना किससे की जाती है, पाकिस्तान की कोटदीजी सभ्यता से की जाती है। कालीबंगा सभ्यता की तुलना किससे की जाती है, यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है, ध्यान रखें। कोटदीजी सभ्यता से। ये कोटदीजी सभ्यता कहाँ है, ये वर्तमान में पाकिस्तान में है। ध्यान रखें तमाम जितनी भी सभ्यताएं हैं उनमें से ये एकमात्र ऐसी सभ्यता थी जिसका विनाश अग्निकांड से हुआ था। यानी अग्नि से नष्ट होने वाली सभ्यता कौन सी थी,
कोटदीजी सभ्यता जो कहाँ है, पाकिस्तान में, किसके समकालीन थी? कालीबंगा सभ्यता की समकालीन थी। कालीबंगा सभ्यता की तुलना किससे की गई है? कोटदीजी सभ्यता से की गई है। कालीबंगा सभ्यता की बहन किसे कहा जाता है? किस सभ्यता को कालीबंगा सभ्यता की बहन कहा जाता है? ध्यान रहे, कालीबंगा सभ्यता की बहन किसे कहा जाता है? सोती सभ्यता को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सोती सभ्यता को कहा जाता है। सोती सभ्यता कहाँ विकसित हुई? ये हुई बीकानेर में विकसित। सोती सभ्यता को कालीबंगा प्रथम सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्या कहा जाता है? कालीबंगा प्रथम भी कहा जाता है। ध्यान रखें, कालीबंगा प्रथम किसे कहा जाता है? सोती सभ्यता को। इस पर स्टार लगा ले रहे हैं क्योंकि अधिकांशतः बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि कालीबंगा प्रथम, कालीबंगा कोई कहा जाता होगा? नहीं, कालीबंगा प्रथम किसे कहा जाता है? सोती सभ्यता को कहा जाता है, जो कहाँ स्थित है? बीकानेर में स्थित है। संस्कृत साहित्य में कालीबंगा को क्या कहा गया है? संस्कृत साहित्य में कालीबंगा को एक अलग नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? बहुधान्य क्षेत्र। बहुधान्य क्षेत्र यानी बहुसा धन उपज करने वाला क्षेत्र, इसको कहा गया है कालीबंगा को। आगे पढ़ते हैं साथियों, कालीबंगा सभ्यता की खुदाई होती है। खुदाई में कौन कौन से अवशेष मिलते हैं और खुदाई में अपने को कौन कौन सी विशेषताएं देखने को मिलती है कालीबंगा सभ्यता के बारे में। कालीबंगा सभ्यता से खुदाई में अपने को कौन कौन से अवशेष मिले, या फिर कालीबंगा खुदाई में कौन कौन सी विशेषताओं की हमें जानकारी मिलती है। कालीबंगा सभ्यता है, इसकी खुदाई 5 स्तरों में की गई है। ध्यान रहे, खुदाई कितने स्तरों में की गई है? 5 स्तरों में की गई है। आपको बहुत सी किताबों में 3 स्तर देखने को मिलेंगे, आप उसको काट लें और उस जगह आप क्या अंकित कर लें? 5 स्तर। कक्षा 10 की जो राजस्थान अध्ययन बुक है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि कालीबंगा जो सभ्यता है उसकी खुदाई 5 स्तरों में की गई है। कालीबंगा जो सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता में मकान कच्ची ईंटों से निर्मित थे। कच्ची ईंटों से निर्मित थे। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा भी था, कालीबंगा सभ्यता को इसी वजह से राजस्थान की निर्धन सभ्यता कहा जाता है, राजस्थान की दीनहीन बस्ती कहा जाता है, क्योंकि मकानों के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ। कौन सी ईंटों का प्रयोग हुआ? मिट्टी की कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। मकान की जो छत है वो लकड़ी की बल्लियों से बनी हुई थी। ठीक है साथियों, लेकिन आप ध्यान रखें, ईंटों की बात हो रही है तो विश्व में नक्काशीदार ईंटें केवल यहीं से मिली है। विश्व में नक्काशीदार ईंटें यहीं से मिली है, इसी सभ्यता से मिली है। नक्काशीदार का मतलब है कि ईंटों को उकेर कर उन पर जो डिजाइन बना दी जाती थी उसे कहा जाता है नक्काशीदार। ध्यान रहे, कालीबंगा सभ्यता में जल निकासी का अभाव था, लेकिन अपवाद स्वरूप यहाँ से एक लकड़ी से निर्मित क्या मिली है? नाली मिली है। इसी वजह से अपन कहीं ना कहीं एग्जाम में यहाँ प्रश्न गलत करने की संभावना अपनी बनी रहती है। आप इसको समझना, जल निकासी का अभाव था। यहाँ जल निकासी का अभाव था। घरों में या शहरों में जो गंदा जल था उसको बाहर निकालने के लिए कोई नालियों का मतलब प्रचलन नहीं था, यानी कि स्पष्ट जल निकासी का यहाँ क्या था? अभाव था। अपवाद स्वरूप यहाँ से क्या मिली है? एक लकड़ी से निर्मित क्या मिली है? नाली मिली है। लकड़ी से निर्मित क्या मिली है? एक नाली मिली है। ये भी विश्व में एकमात्र ही है, अन्य किसी भी सभ्यता से अपने को लकड़ी से निर्मित नाली के अवशेष नहीं मिले हैं। ओनली कहाँ से मिला है? ये कालीबंगा से मिले हैं। यहाँ एक मुद्रा मिली है।
महिला अंकित एक मुद्रा मिली है जिसे एक स्पेशल नाम दिया गया है कुमार देवी। महिला अंकित एक मुद्रा मिली, महिला अंकित एक मुद्रा मिली है, उस मुद्रा को क्या नाम दिया है? उस मुद्रा को नाम दिया है कुमार देवी। कुमार देवी। पहली बार भूकंप के साक्ष्य भी कालीबंगा सभ्यता से ही मिले हैं। जब कालीबंगा सभ्यता की खुदाई हुई, खुदाई में एक कमरा मिला, कमरा बिल्कुल सेफ और सुरक्षित था। कमरे की जो दीवारें थी उनमें कुछ दरारें पड़ी हुई थी। उनके आधार पर इतिहासकारों ने अनुमान लगाया है कि कहीं ना कहीं कालीबंगा सभ्यता का जो विनाश हुआ है वो भूकंप की वजह से हुआ है। तो एक मकान में कुछ दरारें देखने को मिली, तो इसी आधार पर इतिहासकार कहते हैं कि भूकंप के सर्वप्रथम प्रमाण कहां से मिलते हैं? कालीबंगा से। भूकंप की क्या मिलती है? यहां से जानकारी मिलती है। विश्व में ऐसी जानकारी अन्य कोई सी सभ्यता से भी नहीं मिलती है, ये भी ध्यान रखें साथ। इसके अलावा कालीबंगा से, इस पे आप जरूर स्टार लगा ले रहे हैं, कालीबंगा सभ्यता में जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। ये कालीबंगा के दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। ये जो खेत मिला ये कौन सी दिशा में स्थित था? दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित था। जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, ये भी विश्व में एकमात्र मिले हैं, अन्यत्र कहीं नहीं मिला ऐसा प्रमाण। विश्व में एकमात्र स्थान कालीबंगा है जहां से क्या मिले हैं? जुटे हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। यहाँ के लोग खेती करते थे और एक साथ एक समय में 2 फसलें बोया करते थे। 2 फसल बोने के प्रमाण भी कहां से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। 2 फसलें बोने के प्रमाण भी कहां से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। संभवतः 2 फसलें कौन कौन सी हुआ करती थी? गेहूं और जौ। गेहूं और जौ दोनों की एक साथ खेती करते थे कौन? कालीबंगा के लोग। कालीबंगा सभ्यता से बच्चे की एक खोपड़ी मिली है, उस खोपड़ी में 6 छेद हैं। उस आधार पर यह अनुमान लगाया गया कि कहीं ना कहीं इस बच्चे का ऑपरेशन किया गया था, यानी सिजेरियन की गई थी इसकी। और यानी शल्य चिकित्सा की पहली बार जानकारी भी हमें कहां से मिलती है? कालीबंगा से मिलती है। बच्चे की क्या मिली? एक खोपड़ी मिली। खोपड़ी में कितने छेद हैं? 6 छिद्र हैं। इस आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि यहाँ लोग शल्य चिकित्सा से वाकिफ थे। शल्य चिकित्सा से भी लोग परिचित थे। बच्चे की खोपड़ी में एक बीमारी के प्रमाण मिले हैं, ये भी आप थोड़ा ध्यान रखें। बीमारी का नाम था हाइड्रोसपोलिस। हाइड्रोसपोलिस नामक बीमारी के प्रमाण मिले हैं बच्चे की खोपड़ी के अंदर। यहां कालीबंगा सभ्यता में एक साथ एक लाइन में 7 आयताकार अग्नि वेदिकाएं मिली है, अग्नि कुंड मिले हैं, यानी कि यज्ञ वेदिकाएं मिली है। उन यज्ञ वेदिकाओं में राख मिली है। इतिहासकारों ने उस राख को जांच पड़ताल जब करते हैं वो, तो उन्हें पता चलता है कि उस राख में ऊंट की कुछ हड्डियां मिली है। प्रश्न पूछा जाए ऊंट की अस्थियां कहां से मिली? कालीबंगा से। संभवतः यज्ञ करवाने के बाद में कालीबंगा के जो लोग हैं वो ऊंट की शायद यहाँ क्या देते थे? बलि देते थे। तो ऊंट की बलि के प्रमाण भी कहां से मिलते हैं? कालीबंगा से। ऊंट की अस्थियां भी कहां से मिलती है? कालीबंगा से। कितनी यज्ञ वेदिकाएं मिली? 7 यज्ञ वेदिकाएं मिली, एक ही लाइन में मिली है। यज्ञ वेदिकाओं का आकार कैसा है? आयताकार है। इसको भी आप नोटिस कर लो। किसकी अस्थियां मिली है? ऊंट की अस्थियां मिली है। या एक खिलौना मिला है जो बकरी की आकृति के रूप में है। वो बकरी की आकृति का क्या मिला है? खिलौना मिला है। कालीबंगा से और क्या क्या जानकारियां मिलती है अपने को? कालीबंगा से खुदाई में जो सड़कें मिली हैं, सड़कें समकोण पर काटती थी, यानी 90 डिग्री पर काटती थी।
सड़कें समकोण पर काटती थी। कैसे? ऐसे सड़कें होती थी जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी। इनको देखने से ऐसा लगता है जैसे कोई जाल बन गया हो, इसलिए इस पद्धति को जाल पद्धति या इसी का एक नाम और दिया गया है ग्रिड पद्धति, इसी का एक नाम और दिया गया है। एक बात आप जरूर ध्यान रखें, कालीबंगा के जो निवासी थे यानी कालीबंगा के जो लोग थे, वो अपने घरों के जो दरवाजे हैं वो मुख्य सड़क की तरफ न खोल करके पीछे की तरफ खोलते थे। संभवतः सड़क पर जो यातायात का शोर शराबा था उससे या वहां से उड़ने वाली जो मिट्टी है उनके कणों की वजह से, वो गंदगी की वजह से अपने जो घरों के दरवाजे है वो पीछे की तरफ ओपन करते थे। संभवतः ऐसा अनुमान लगाया गया है क्योंकि कालीबंगा सभ्यता के लोग साफ सफाई का बड़ा ध्यान रखते थे। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। यहां से एक अंडाकार कब्र मिली है। इस अंडाकार कब्र को एक नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया? चिरायु कब्र। चिरायु कब्र नाम दिया गया है। कालीबंगा सभ्यता में कहीं से भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले। मंदिर के अवशेष नहीं मिले और न ही यहां से मातृ देवी की कोई मूर्ति मिली। मातृ देवी की कोई मूर्ति नहीं मिली। यहां से काली एवं सफेद रेखा ले लाल रंग के बर्तन मिले हैं। लाल रंग के क्या मिले हैं? बर्तन। पूरे बर्तन पर लाल रंग किया गया है। उनके ऊपर डिजाइन बनाने के लिए काली रेखा खींची गई है और एक सफेद रेखा खींची गई है। इन पर लाल रंग के बर्तनों पर। कहां? कालीबंगा सभ्यता में। यहां युगल समाधियां मिली है। युगल समाधियां मिली है। कालीबंगा की खुदाई से पता चलता है कि वहां पर स्त्री और पुरुष दोनों को एक साथ दफनाया जाता था, यानी युगल समाधियों के अवशेष मिले। संभवतः ये सती प्रथा की ओर क्या करता है? इशारा करता है। तो सती प्रथा की इनको क्या थी? जानकारी थी। यहां से कलश समाधान भी मिला है, यानी कि मृतक को जलाने के बाद में जो उनके अस्थि अवशेष हैं उनको एक कलश में डाल करके फिर उनको दफनाया जाता था। ध्यान रखें, यहां से कलश समाधान, कलश समाधान के प्रमाण भी यहां से मिले हैं। यहां बेलनाकार मोहरें मिली हैं। बेलनाकार क्या मिली है? मोहरें मिली है। कालीबंगा से ही हाथी दांत की कंघी मिली है। हाथी दांत की कंघी मिली है। यहीं से दोहरी रक्षा प्राचीर के अवशेष मिले हैं। दोहरी रक्षा प्राचीर के क्या मिले? अवशेष। यहीं से किलेबंदी के साक्ष्य मिले हैं। किलेबंदी के क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं। ध्यान रहे, कालीबंगा जो सभ्यता है उसका काल कई बार पूछा जाता है, ये प्रश्न भी। कालीबंगा सभ्यता का समय क्या था? समय दो तरीके से अपन इसका समय का आकलन करते हैं। एक तो है कार्बन पद्धति C14 के अनुसार। कार्बन पद्धति C14 ये एक ऐसी पद्धति है जो प्राचीन वस्तुओं का सही सही काल निर्धारण करने में सहायता उपलब्ध करवाती है अपने को। ये एक वैज्ञानिक पद्धति है, कार्बन पद्धति C14। इसके अनुसार कालीबंगा जो सभ्यता है इसका काल 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व बताया गया है। ध्यान रहे, लेकिन जो अन्य इतिहासकार हैं उन्होंने कालीबंगा सभ्यता का काल अन्य विद्वानों ने
कालीबंगा सभ्यता का काल 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना है। आपको किताबों में दोनों पढ़ने को मिलेंगे, एनसीईआरटी भी इस पर ही मान्य है। आप इसको ज्यादा वैराइटीज देने की कोशिश करें, एग्जाम में अगर दोनों दे दे तो कार्बन सी 14 के अनुसार पूछा जाए तो सीधा सीधा अपने को बताना है 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व है। जबकि अन्य अगर कोई विद्वान या इतिहासकार का रेफरेंस देकर अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो आपको बताना है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। अब बात करते हैं साथियों, एक इतनी अच्छी सभ्यता थी, इतना अच्छा विकास हुआ, सड़कें समकोण पर यानी नगरीय सभ्यता थी, शांति प्रिय यहाँ के लोग थे, व्यापार प्रधान ये सभ्यताएं थी। तो इस सभ्यता का पतन किस तरीके से हुआ, पतन के पीछे भी कुछ विद्वानों ने अलग तर्क दिए हैं, वो देखते हैं अपन। कालीबंगा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, यानी इसका विनाश कैसे हुआ, ये सभ्यता कैसे नष्ट हो गई, इसके पीछे कुछ इतिहासकार अलग अलग तर्क देते हैं। एक इतिहासकार है जिनका नाम था KUR कैनेडी। KUR कैनेडी ने कहा कि इस सभ्यता में एक महामारी फैल गई, यानी एक रोग फैल गया, मलेरिया रोग, और इस वजह से पूरी की पूरी कालीबंगा सभ्यता क्या हो गई, नष्ट हो गई। KUR कैनेडी ने क्या माना है, कालीबंगा सभ्यता के पतन का मुख्य कारण मलेरिया रोग को, किसको माना है, मलेरिया रोग को। मलेरिया रोग को मुख्य कारण माना है, या आप कह सकते हो संक्रामक रोग। एक व्यक्ति और आए जिन्होंने कालीबंगा सभ्यता का पतन का जो कारण बताया है, एक घोष, अमलानंदन घोष, जिन्होंने कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी। उन्होंने कालीबंगा सभ्यता के पतन का कारण जलवायु परिवर्तन को बताया है। जलवायु परिवर्तन को बताया। एक विद्वान और आए, बीपी अग्रवाल, इन्होंने बताया कि साहब जो घग्गर नदी है वो पूर्ण रूप से सूख गई, इस वजह से कालीबंगा सभ्यता का क्या हो गया, विनाश। घग्गर नदी का सूखना, घग्गर नदी का सूखना इस सभ्यता का क्या था, पतन का कारण। ये कौन बताते हैं, ये बताते हैं डीपी अग्रवाल। आप इस पर थोड़ा ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट है, मलेरिया रोग वाला, जो किसने बताया है, KUR कैनेडी ने बताया। आगे एक सभ्यता और पढ़ते हैं अपन, सौती सभ्यता। सौती सभ्यता अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था अपन ने। सौती सभ्यता कहाँ स्थित है, बीकानेर में स्थित है। कहाँ है, बीकानेर में स्थित है। ये एक प्राक हड़प्पा स्थल है। क्या है ये, प्राक हड़प्पाई, यानी ये जो हड़प्पा स्थल, हड़प्पा सभ्यता थी, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता थी उससे पहले का स्थल है कौन सा, सौती स्थल। तो सीधी सी बात है, कालीबंगा से भी पहले का है। इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज उसी ने की थी जिसने कालीबंगा सभ्यता की खोज की। किसने की, एक घोष ने की। कब की, 1953 में की थी। कब की, 1953 में। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है कालीबंगा प्रथम कहा जाता है। कालीबंगा प्रथम कहा जाता है कि संभवतः कालीबंगा के लोग पहले कहाँ रहते थे, सौती सभ्यता में रहते थे। संभवतः यहाँ कालीबंगा के लोग निवास करते थे। कालीबंगा के लोग रहते थे। हो सकता है वो बाद में यहां से प्लान करके कहां चले गए हो, हनुमानगढ़ यानी कालीबंगा चले गए हो। बागोर सभ्यता, सभी को पता होगा बागोर सभ्यता कहाँ स्थित है, ये स्थित है भीलवाड़ा में। कहाँ स्थित है, भीलवाड़ा में।
यदि प्रश्न पूछ लिया जाए बागोर की हवेली कहाँ है, हवेली, तो बताना है उदयपुर में है। कहाँ स्थित है, उदयपुर में। जबकि बागोर सभ्यता कहाँ स्थित है, भीलवाड़ा जिले में स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है ये कोठारी नदी पर स्थित है, कोठारी नदी पर स्थित है। ध्यान रहे कोठारी नदी पर एक बांध बना हुआ है भीलवाड़ा में ही। क्या नाम है बांध का, मेजा बांध। क्या नाम है, मेजा बांध। इस सभ्यता की खोज किसने की थी, इस सभ्यता की खोज और खुदाई दोनों कार्य एक ही व्यक्ति ने किया। उनका नाम था वी.एन. मिस्र, वीरेंद्र नाथ मिस्र पूरा नाम था। वी.एन. मिस्र ने इस सभ्यता की क्या की थी, खोज की थी। कब की, 1967 ईस्वी में की थी। कब की, 1967 ईस्वी में। ध्यान रहे भारत में पहली बार पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, बागोर सभ्यता से। कहाँ से मिले, बागोर सभ्यता से। भारत में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिले, यहीं से मिले, यानी बागोर से मिले। बागोर को क्या और क्या कहा जाता है, बागोर को कहा जाता है आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी कहा जाता है। आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है, बागोर सभ्यता को। इसी बागोर सभ्यता को एक नाम और दिया गया है, महासतियों का टीला। इसे क्या कहा जाता है, महासतियों का टीला भी कहा जाता है। ये थी बागोर। एक बात आप और ध्यान रखें, यहां से विश्व में सर्वाधिक 14 प्रकार से कृषि करने के प्रमाण मिले हैं। 14 प्रकार से कृषि करने के क्या मिले हैं, प्रमाण मिले हैं। कहां से मिले हैं, बागोर सभ्यता से। आप इस चीज पर जरूर स्टार लगा लें, भारत में पहली बार पशुपालन की जानकारी कहां से मिली है, बागोर से मिली है। बागोर कहाँ है, भीलवाड़ा जिले में स्थित है। ये थी अपनी आज की प्रमुख सभ्यताएं। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन अपनी अगली क्लास में। ठीक है साथियों, तब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खिलखिलाते रहिए। अपनी तैयारी को अनवरत रूप से जारी रखते हुए आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़े साथियों। इसको आप पढ़ते रहिए। और ये चंद पंक्तियाँ आप सभी के लिए कि जिसे मैं ओढ़ता बिछाता हूँ वो गज़ल आपको सुनाता हूँ, जिसे मैं ओढ़ता बिछाता हूँ वो गज़ल आपको सुनाता हूँ। जिंदगी ट्रेन से गुजरती है, मैं फूल सा थरथराता हूँ। जब से उखड़ गया है मेरा बाजू, मैं और ज़्यादा वजन उठाता हूँ, मैं और ज़्यादा वजन उठाता हूँ।